मेरे पति कुवैत में नौकरी कर रहे थे। मैं भी जब उनके पास रहने गई तो खर्चा बढ़ जाने के कारण मैं भी घरों में काम करने लग गई। मैंने देखा कि मेरी मालकिन फिटकरी को तेल में भिगोकर छुपाकर रख देती है। एक दिन यह राज जानने के लिए जब मैं छुपकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वह फिटकरी अपने नीचे लगा रही थी। पर क्यों? मेरा नाम रागिनी है। मैं जब 21 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बहुत ही ज्यादा फिक्र सताने लगी और उन्होंने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसके कारण मैं सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई ही कर पाई थी। मेरे लिए कई रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उन लोगों की बहुत ज्यादा मांगें थीं, जो मेरे माँ बाप पूरी नहीं कर सकते थे, जिस कारण हर जगह से इनकार ही हो जाया करता था। फिर एक दिन मेरे पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक अच्छे घर का रिश्ता बताया, तो पापा तुरंत ही उस लड़के को देखने के लिए उसके घर चले गए। जब वह शाम को लौट कर आए तो उन्होंने उस लड़के की तस्वीर माँ को दिखाई। मेरा छोटा भाई भी देखकर कहने लगा, यह तो देखने में बड़े ही हैंडसम हैं। मेरी दीदी के लिए तो यही सबसे अच्छे रहेंगे। पापा को वह रिश्ता बहुत पसंद आया था। वह बोले, लड़का पढ़ा लिखा है और कुवैत में अच्छी नौकरी करता है। मेरी भी यही चाहत थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। और जब यह रिश्ता मिल गया तो जैसे मेरी चाहत ही पूरी हो गई थी। मेरे होने वाले पति कई सालों से कुवैत में ही नौकरी कर रहे थे और वह अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे। उनकी 2 छोटी बहनें थीं और दोनों ही कुंवारी थीं। उनके पिता का देहांत काफी पहले हो चुका था, तो उनकी माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ ही अकेले घर पर रहा करती थी। हमारा रिश्ता फोटो देखकर ही तय हो गया था। मेरा भी फोटो लड़के के पास भेज दिया गया और लड़के ने फोटो देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। क्योंकि मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे और वहां से बार बार आना बहुत मुश्किल था, इसलिए बात साफ तौर पर कह दी गई कि मेरे पति शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान आ पाएंगे। यह रिश्ता मेरे पिता के दोस्त ने करवाया था, इसलिए मेरे घरवाले सिर्फ वही जानते थे जो उनके दोस्त ने उन्हें बताया था, और मैं तो अपने पति से बिल्कुल ही अनजान थी। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मेरी ससुराल भी बस ठीक ठाक ही थी। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 3 दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कुवैत वापस जाना था। यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति मोहित मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूंगी? हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह बात तो पता थी कि मेरे पति काफी सालों से ही कुवैत में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वह 3 दिन बाद ही जाने लगे तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मुझे तो यह नहीं पता था कि वह अचानक इतनी जल्दी जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वह 1-2 महीने यहाँ पर रहेंगे, मुझे घुमाएंगे, फिर आएंगे, उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह तो 3 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था, मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहां पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी से अचानक ही मेरी छुट्टियां कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहां पर काम ज्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहां से फोन आ रहे हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं, और इस बात पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसी विदेश में काम करने वाले इंसान से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी।
एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूं, और जब वह घर वापस आए तो मैंने देखा कि वह लगभग 20 से 25 किलो फिटकरी लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे, ये सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी फिटकरी है। इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे मोहल्ले की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैं अपने हिसाब से ही अपने पति को यह सारी बात बता रही थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ करने के लिए थोड़े से बर्तन में फिटकरी डालकर बर्तन को धोकर निकाल लिया करती थी। हमारे मोहल्ले में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते हैं। मेरी बात सुनकर मोहित हंसने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारे मोहल्ले में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहां पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। दरअसल कुवैत की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहां पर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कुवैत की औरतें फिटकरी को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर कुवैत की औरत के घर में यह फिटकरी मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। मोहित की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद थी, लेकिन उस समय मैं कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी तो रख दी थी, पर रोते हुए उनसे कहा, इतनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। मोहित के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मोहित कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो। वहां जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी यह सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन आंसू बहाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटी नंदें बहुत ही ज्यादा चालाक थीं। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलकर भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी दोनों नंदें हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थीं और उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाई से इतने सालों से दूर हैं। खैर, मोहित मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता था उनकी बहनें फोन पर मेरी अपने भाई से बहुत ज्यादा बुराइयां किया करती थीं। मोहित इन सब बातों से बहुत तंग आ गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वह रोज मुझसे फोन पर बातें किया करते थे और कहते थे, रागिनी, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए वह 3 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाता हूँ। एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने बताया कि वह मुझे अपने पास कुवैत बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। यह सुनकर जहां मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदों के चेहरों का रंग बदल गया था। वे चाहती थीं कि उनका भाई उन्हें भी कुवैत बुला ले, लेकिन मैंने अपनी नंदों को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने मोहित से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई सामान तो लेकर नहीं आना? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए 30 किलो फिटकरी लेकर आना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि अभी तो कुछ टाइम पहले ही मोहित 20 से 25 किलो फिटकरी लेकर गए थे। अब फिर 30 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा खुद का सामान भी अच्छा खासा भारी था। ऊपर से 30 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े थे।
और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का कुवैत की औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना भारी सा सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद मैं कुवैत अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर मोहित को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा, तुम फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा हुआ थैला निकालकर उन्हें दे दिया, लेकिन न जाने वह फिटकरी किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वह मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए तो वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मुझे उनसे फिटकरी को लेकर सवाल करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर बाद में मैं भूल गई थी कि वह फिटकरी का आखिर करते क्या है। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकरी का कोई जिक्र हुआ तो मैंने अपने पति मोहित से पूछा, आप आखिर फिटकरी किसको देकर आए हो। तो वह बोले, वह उसे बेचता दे। उसी में मुझके पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा गुजारा। इतना वक्त किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गया, पता ही नहीं चला था। लेकिन 1 महीना पूरा होते ही मेरे पति मुझे कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान चली जाओ। मोहित की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहां पर कोई जिंदगी नहीं है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूं कि अब मैं हमेशा आपके साथ कुवैत में ही रहूंगी। वैसे भी मैं वहां जाकर करूंगी क्या? वह कहने लगे, यहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपने परिवार का भी खर्च उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसे के लिए फोन कर रही हैं और बहनों की भी स्कूल की फीस जमा करनी है। वह भी रोज फोन करके तंग कर रही हैं और तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहां पर अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर मोहित कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी? यहाँ पर बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने मोहित से कह दिया, मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना पड़े तो क्यों न करना पड़े, पर मैं सब कुछ सह लूंगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मोहित को मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहां पर ज्यादातर हिंदुस्तान से आए हुए लोगों की फैमिली रहती थी, और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें मेरे काम आ गई थीं। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि कुवैत के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी। किसी के घर मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिली थी तो किसी के घर सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में मैं शादी से पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट थी। मुझे खाना बनाने और साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया। यह बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। मोहित ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
मोहित की बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने उनके दिल को पिघला दिया था। अब खुद भी वह मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी नंदें ही मेरे पति को भड़क रही हैं और मुझे वापस हिंदुस्तान भेजने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं, और मजबूरी में ही वह मुझे कुवैत से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे हैं। लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं था। मैंने जानबूझकर इतना ज्यादा रोना-धोना मचाया कि मोहित ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं मोहित के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से मोहित को गले लगा लिया और प्यार का इजहार किया। अगले दिन जब काम पर जाते टाइम मोहित ने कहा, अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हुई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे कुवैत की औरतों के घर पर ले गई। उनके घर बहुत सुंदर थे, अंदर से बिल्कुल महल के जैसे लगते थे। मैं यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी। वहां की औरतें भी बहुत मिलनसार बिहेवियर की थीं। कुछ कुछ औरतों को तो हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थीं। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बनाकर दूं। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब मैं एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई, तो वहां पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी फिटकरी रखी हुई थी। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मोहित ने उस फिटकरी को किसे दिया था और क्यों? क्या पता यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे सब हिंदी नहीं जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और मोहित ने भी यही बताया था कि हाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम है। मैंने इसी सोच में डूबे डूबे 2-3 घंटे में वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए चली गई थी और वहाँ पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। वहाँ के किचन में तो पहले वाले घर से भी ज्यादा फिटकरी भरी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर यह सब क्या माजरा है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर थी कि उस घर की मालकिन किचन में आई और पहले यह देखा कि मैं उसे देख तो नहीं रही। फिर चुपके से उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में तेल लिया और उसमें फिटकरी को डाल दिया और उसको ढककर कोने में रख दिया। पता नहीं उसने तेल में फिटकरी डुबोकर क्यों रखी थी। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वह औरत ऐसा क्यों कर रही थी, वो भी इतना खुफिया तरीके से, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। इस बात पर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। मैं सारे घरों में खाना बनाकर और साफ सफाई करके फ्री होकर मोहित के लौटने से पहले ही घर चली आई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। शाम को जब मोहित घर आए तो उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हैं, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूंगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे। आखिर यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। मोहित रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कुवैत आई थी तब से पहली बार वहां मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो मेरे सिर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस न भेज दें। फिर मोहित मुझे बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो ही गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थीं और यहाँ तो हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुए थी।
मैंने कभी किसी और को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कुवैत में बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही तरक्की की हुई थी। और आज पहली बार मैंने यहाँ का माहौल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और मेरे पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में हमें मोहित के दोस्त मिल गए। शायद वे ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मोहित ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वह लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने मुझे और मोहित को अपने घर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। दरअसल मेरे पति मोहित के जो दोस्त थे और उनकी पत्नी, वे दोनों ही लोग वहीं कुवैत के ही निवासी थे, लेकिन उनकी हिंदी फिर भी काफी अच्छी थी। मोहित ने उन्हें बहुत मना किया कि हम लोग डिनर पर आपके घर नहीं आ सकते, लेकिन वह लोग माने ही नहीं। और जब वे बहुत ही ज्यादा जिद करने लगे, तो मेरे पति ने उनके डिनर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैं मोहित के दोस्त के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक मैंने वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी थी और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खा रही थी। और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी मैं पहली बार ही जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों का काम किया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई। मोहित भी जल्दी ही काम से लौट आए और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया। मैं मोहित के दोस्त का घर देखती ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से तो उससे कई गुना सुंदर था। उनके 2 प्यारे प्यारे बेटे थे। मोहित के दोस्त की पत्नी का नाम शबाना था। वह किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं भी उनके पास किचन में ही जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी, भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास ही आती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं आपकी मदद करवाऊंगी। और फिर मैंने उनकी मदद शुरू कर दी। तभी मेरी नज़र शबाना भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डब्बे में रखा हुआ था। डब्बा क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, इस वजह से मुझे उसके अंदर की फिटकरी ठीक दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर कविता की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज शबाना से पूछ लेती हूँ, मगर शबाना से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। शबाना का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, यह फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है? आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी बात सुनते ही शबाना के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी के डिब्बे को उठाकर कबर्ड में रख दिया। उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गई, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। शबाना ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी। हम खाना खाकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते भर मेरे दिमाग में फिटकरी चलती रही। मोहित ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने मोहित को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफी घरों में बहुत सारी फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे, लेकिन आज शबाना के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी, जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कुवैत की औरतें क्या करती हैं इतनी सारी फिटकरी का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब है,
लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। मोहित ने कहा, छोड़ो इस बात को और मेरे बारे में सोचो। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों के घरों में खाना पकाने की आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप की मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं मोहित के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकाना हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे कि कहीं मेरी माँ